बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। SCN स्पिरिट कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमजद रफ़ीक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 1 और इसकी पेरेंट स्कीम। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जिसके बारे में आज हम स्लाइड में पढ़ेंगे कि आज का हमारा लेक्चर किस चीज़ के बारे में है। इसमें है सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, फिर हम तारीफ़ करेंगे लाइफ की कि लाइफ क्या है। उसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। फिर हम लोग डिवीजन ऑफ बायोलॉजी या जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। एट द एंड हम लोग जो पेरेंट स्कीम है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, इसको डिस्कस करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं। बेसिकली बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कि कम्बिनेशन है दो लफ्ज़ों का, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है नॉलेज या स्टडी। तो लिटरेचर में बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। कि जो ज़िंदगी है उसका तरीक़ाकार क्या है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म हैं वो अपना लाइफ स्पैन कैसे पॉसिबल करते हैं, इसको हमने स्टडी करना है बायोलॉजी में। फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजिस्ट की कि बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं। सो बायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो डील करते हैं विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड विद नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। यानी कि जितनी भी किस्म की लाइफ है और इसको मुतासर करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इस डेफिनेशन में, बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन में एक चीज़ मेंशन है कि नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि बेसिकली हमने तो देखा कि बायोलॉजी डील कर रही है लिविंग थिंग्स को। सो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे इसमें इंक्लूड हो गई? ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिनके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है उसको बायोलॉजी में कंसिडर किया जाएगा, उसको वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, सॉइल, etc। अब वाटर या सॉइल को हमारी लाइफ में से डिस्कार्ड करके देखें तो लाइफ इम्पॉसिबल होगी। इसके बाद हम छोटी सी जो हिस्ट्री है बायोलॉजी की, इन शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में देखेंगे कि बायोलॉजी का सबसे पहले जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया। बायोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन फिजिशियन G.R. ट्रिवायरनस इन 1802। फिर इसके बाद इस वर्ड को पॉपुलर करने वाला कौन था? डी लामार्क, जो कि एक फ्रांसिस था और बहुत ज़्यादा इसने वर्क किया बायोलॉजी के ऊपर। देन थ्यूफ्रास्टस ने अपनी जो बायोलॉजी के ऊपर जो स्टडी की है, मोस्ट ऑफ इसने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, इसलिए इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, क्योंकि बॉटनी जो है वो डील करती है प्लांट्स की स्टडी के साथ। अब इस वाली जो पिक्चर है इसमें ऊपर डी लामार्क है और नीचे थ्यूफ्रास्टस है। देन अरस्तु, जो कि ग्रीक नेचुरलिस्ट था और ये फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाया, और इसने ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारा वर्क किया। अब हम ये सोचते हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ज़िंदगी क्या है और इसके पास कौन कौन सी खसूसियात हैं। अब इसके लिए इसका जो आंसर है हमें ऐसे मिलता है कि सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे लाइफ की कि लाइफ क्या है। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्राम नॉन लिविंग। कि ज़िंदगी क्या है जी? एक खसूसियात का मजमूआ है जो कि डिफरेंशिएट करता है
जिंदा चीज़ों को नॉन लिविंग से, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बेस पे हम लोग ये डिफ़ाइन करेंगे आया कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये पेचीदा और बहुत ही तरतीब के साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। और नंबर 2, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या चीज़ है? यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होते हैं सेल के जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास जेनेटिक प्रोग्राम होता है, यानी कि इनके पास विरासती जो मौरूसी खसूसियात हैं वो मौजूद होती हैं। अब मौरूसी या जेनेटिक प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? यानी कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी करेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करें और अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, और वैसी ही खसूसियात अपने ऑफ स्प्रिंग में भी कन्वर्ट करें जैसे कि इनमें थी। जो नंबर 4 है इसमें है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक्वायर करते हैं और यूज़ करते हैं एनर्जी को, यानी कि ये एनर्जी को हासिल करते हैं और फिर इसको मुख्तलिफ प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। हासिल करने के लिए फीडिंग का तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, और ओवरऑल जो कह लें कि सन है वहाँ से भी एनर्जी को लेते हैं और फिर इसको मुख्तलिफ अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी केमिकल रिएक्शंस। अब मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मतलब कैटाबॉलिज्म है, इसमें जो एनाबॉलिज्म है, ब्रेकडाउन है या फार्मेशन है मुख्तलिफ केमिकल की वो हो रही है। आप प्लांट की सिंपली बात कर लें कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ग्लूकोज तैयार करता है। अब ये क्या है? फार्मेशन है। अब ग्लूकोज की थोड़ी सी केमिस्ट्री पे आप लोग जाएं और हम लोग वहाँ पे इस बात को स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज जो है ये कम्बिनेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। अब इनको फर्दर हम लोग स्प्लिट करें तो हमें ये केमिकल्स की फॉर्म में सारे कंपोनेंट सेपरेट नज़र आएंगे। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे सेपरेट नज़र आएंगे। फिर जब इनको कंबाइन किया जाता है, यानी कंबाइन करने का मतलब है जब एनाबॉलिज्म इनकी फार्मेशन जब होती है, फिर फर्दर जब इनकी फार्मेशन होती है ये फिर से जुड़ते हैं तो ये ग्लूकोज की फार्मेशन के लिए जाते हैं। सर्टन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इनमें कैरी किए जाते हैं। उसके बाद ये ग्रो करते हैं इन साइज़ में, यानी कि इनकी में बढ़ोतरी होती है। फिर मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो ये उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्लाई करते हैं। गर्मी होगी तो वो शिवरिंग करेंगे या मूव कर जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके कार से मतलब अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। फिर क्या कि ये प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, अपनी नस्ल की बढ़ोतरी करते हैं। देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? बायोलॉजी के टर्म में हम लोग सिंपली अगर देखें कि जो पैगाम होता है उसको बायोलॉजिकली स्टिमुलाई बोलते हैं। कोई भी जो बॉडी है उसको जब स्टिमुलाई आता है यानी कि पैगाम आता है बॉडी की तरफ, तो बॉडी उस पैगाम के रिस्पॉन्स में रिप्लाई करती है। देन हम लोग मूव करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। सर्टन टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को, और हर एस्पेक्ट के ऊपर गौर किया गया है। और इसमें है इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन एंड सर्टन फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। इकोलॉजी क्या है? रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है, इसको इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्री, यानी कि जो इनिशियल डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें जो डिफ्रेंशिएशन आते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंटल जो प्रोसीजर आते हैं एम्ब्रियो में, उनको स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। यानी कि जो इनिशियल जो ग्रोथ की जो स्टेजेस होती हैं उसको एम्ब्रियो में स्टडी किया जाता है। फिजियोलॉजी है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेग्स हैं, आर्म्स हैं, हमारे जो कह लें कि डाइजेशन सिस्टम है, इसमें जो स्टमक है, जो किडनीज़ हैं, मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, हर एक जो है लेग्स हैं ये वॉकिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जो आर्म्स हैं ये बैलेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ जो काम इनके जो हैं, इनको फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन मॉर्फोलॉजी है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, क्योंकि यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो अपीयरेंस कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसमें फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में ये होता है कि उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, और जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसमें जो बैरूनी स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी किया जाता है। देन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम ओल्डर वंस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो स्पीशीज़ आज मौजूद हैं इनको एवोल्यूशन में स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस, यानी कि मौरूसी जो मादा है, जो विरासती मादा है, उसको स्टडी करना और वो कैसे दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है उसको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। जिस तरह कह लें कि हमारे पास जो पिक्चर है इसमें नज़र आ रहा है कि एक ही कैट है, यहाँ पे हमें 2 टाइप्स ऑफ आइज़ जो हैं ये नज़र आ रही है। अब ये 2 टाइप जो आइज़ हैं इनमें एक हमारे पास ब्राउनिश है और दूसरी जो है ये ब्रिटिश टाइप में। अब ये दोनों हैं एक ही एनिमल के अंदर, लेकिन इनको डिफ़ाइन करने वाले कौन हैं? जीन्स हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो इनको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। देन ज़ूजियोग्राफी है। ज़ूजियोग्राफी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो एनिमल्स हैं इनको जो मुख्तलिफ एरियाज़ में रखा जाता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में रखा जाता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है ज़ूजियोग्राफी के। मिसाल के तौर पे कुछ जो कह लें कि ऑर्गेनिज्म हैं वो मेरीन होते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, सो ऑन, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं उनको ज़ूजियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। देन हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जांपल पिक्चर में है जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं इनको स्टडी किया जाएगा, यानी कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये सारे हिस्टोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। पैलियोंटोलॉजी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फॉसिल्स, उनकी जो रेमेडीज़ होती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, उनको स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, जिसकी बेस पे उनकी जो एज है उसका जो अंदाज़ा है वो लगाया जाता है कि वो कब से हैं और अब वो किस फॉर्म में मौजूद है। फॉसिल से इनको स्टडी किया जाता है। फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो अमाइनो एसिड हैं उनसे मिलकर बना है, ठीक है। सो इनको जो अपना माइक्रोस्कोप की मदद से जो स्टडी की जाती है, सो उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रखा जाता है। देन एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरीक़ेकार से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी लाइफ के ऊपर एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आती हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई।
डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, जो कि आम आँख से हमें नज़र नहीं आते। फ्रेश वाटर बायोलॉजी है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स etc। यानी कि जो दरियाओं में या जो नदियाँ वगैरह होती हैं, लेक्स होती हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं सर्वाइव करते हैं, उनको फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन मैरीन बायोलॉजी है मैरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। अब सीज और ओशंस में क्या है कि इनकी जो सैलिनिटी है इनकी बहुत ज़्यादा होती है। सो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको मैरीन बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने पिक्चर में शार्क है एंड सार्डिन है, ये दोनों मैरीन एनिमल्स हैं। देन पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है कि पैरासाइट क्या है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फीडिंग करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास रहते हैं और वहाँ से अपनी जो फीडिंग है उसको मेंटेन करते हैं। और फिर हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होते हैं, जाते कैसे हैं, मूव कैसे करते हैं, उनकी जो लाइफ हिस्ट्रीज है कि वो कब से हैं, एंड होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, यानी कि वो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं और दोनों का जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। मिसाल के तौर पर टेपवर्म है, फ्लूक्स, लाइस etc, इनको स्टडी किया जाता है पैरासाइट्स में। अब पिक्चर में हमारे सामने एक टेपवर्म है जिसको शो किया गया है। ह्यूमन बायोलॉजी है स्टडी ऑफ मैन। अब मैन जो है वो इंक्लूड कर रहा है किस किस चीज़ को, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, अनाटमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन etc ऑफ ह्यूमन। यानी कि इंसान के बारे में टोटल जितना भी, यानी कि ये कैसे एवोल्यूट हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम क्या कर रहा है, इसकी जो विरासती खसूसियात हैं वो किस तरीक़ेकार की हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ा जाता है ह्यूमन बायोलॉजी में। देन सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी का क्या मतलब है कि डील विद द सोशल बिहेवियर, यानी कि जो आम रहन सहन के जो तरीक़ाकार हैं और उनका जो कम्युनिकेशन का जो वे है, एंड कम्युनल लाइफ, यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ रवाबत कैसे काम करते हैं, इसको स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी में। सोशल बिहेवियर को, आम रहन सहन का जो तरीक़ाकार होता है और उनका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ जो तल्लुकात हैं उनको मेंटेन किया जाता है सोशल बायोलॉजी में। देन बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करके इंसानों की खिदमत करना, ये बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया जाता है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं हमने उनको देखा है कि वो किस तरीक़ेकार से ह्यूमन बीइंग की सर्विस कर रहे हैं। अब हम ऑर्नामेंटल तौर पर ऐसे प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो आउट ऑफ सीजन भी हमें प्रोडक्ट देते हैं, या कह लें कि ऐसे एनिमल्स तैयार कर रहे हैं जिनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये सारे के सारा किसकी मदद में आता है, बायोटेक्नोलॉजी की। फर्दर हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट टाइम जी। अब है हमारे पास पेरेंट स्कीम ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1, यानी कि हम अब जो 2 टाइप्स ऑफ पेपर है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जो डिवीज़न है क्वेश्चंस की वो कैसे होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। टोटल जो MCQs होंगे वो 17 होंगे और हर जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ जो हो गए क्वेश्चन के वो 17 है। अब जो जो चैप्टर्स अपने पास 2 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 14, इनमें से 2 MCQs होंगे और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पास एक एक MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको टोटल जो 12 क्वेश्चन हैं वो दिए गए, इनमें से हमने करने हैं 8।
यानी कि 16 नंबर का यहाँ पे हमने पार्ट जो है वो सॉल्व आउट करना है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है 4 शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 2 है, 3, 8, 10 एंड 11। चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन होगा, 3 में से 3 होंगे, 8 में से 2 होंगे, 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये चैप्टर 2 जो क्वेश्चन 2 है उसमें इंक्लूड हैं ये सारे चैप्टर्स और उनके जो क्वेश्चन होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 8 क्वेश्चन करने होंगे 12 में से, और इसमें जो चैप्टर इंक्लूड हैं चैप्टर 1, 4, 7, 9 एंड 14। यहाँ पे चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 होंगे, 7 में से 4 होंगे, 9 में से 2 होंगे एंड 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की मुकाबले में यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़रा कम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 9 होंगे और इनमें से हमने करना है 6। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 13 क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्लूड है, जो कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 में से 4 क्वेश्चंस होंगे। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 5 हैं, जिनमें से हमने कोई से 3 करना है और हर क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। उसके लिए जो डिवीज़न है क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो कौन कौन से हैं? 1 + 14, यानी कि ए पार्ट 1 में से होगा और बी पार्ट 14 में से होगा। और इसी तरीके का से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पास जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो है 2 एंड 8, यानी कि ए पार्ट 2 में से और बी पार्ट 8 चैप्टर में से। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 4 + 12 ये इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 + 11, यानी कि ए बी पार्ट दोनों चैप्टर में से एक एक पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 6 और 9 में से। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर क्वेश्चन हैं ये 5 हैं और इनमें से हमने करना है 3, और एक क्वेश्चन जो टोटल नंबर कैरी कर रहा है, एक क्वेश्चन वो 8 कर रहा है, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन हमने करना है, 3 × 8 24 टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये 24 नंबर इंक्लूड कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।